हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक नई वीडियो के साथ डॉक्टर पूनम आप सभी का बायजूम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेलकम करती है। क्लास है +2, लेसन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स की हम एम्ब्रियोलॉजी कर रहे हैं। क्लियर? अभी तक जो हमने किया है उसके अंदर हमने मैचुरेशन ऑफ द एंथर, formation of the pollen grains or the structure of pollen grains, dehiscence of the pollen grains, situation for the dehiscence of pollen grain, what are the situation for that the anthers become ruptured in the condition. Okay, तो ये हमने सभी डिस्कस कर लिया है and in this video we can discuss how the development of pollen grain is take place before the pollination and after the pollination. So इस वीडियो के अंदर हम complete डेवलपमेंट करने वाले हैं एंथर की, जो मैंने थोड़ा बहुत पहले भी करवाई है। प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट जो है वो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया है, लेकिन इसमें हम कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एंथर को हम कर रहे हैं। क्लियर? तो लेसन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स के अंदर, और टॉपिक है हमारा कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट की आइदर पोलिनेशन से पहले हो या पोलिनेशन से बाद में हो, उसकी डेवलपमेंट के स्टेप्स क्या क्या है। देखिए स्टिल तक हमने ये डिस्कस किया था आपका कि जो पोलन ग्रेन है वो मिडल लेयर को थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी जितनी भी मिडल लेयर होती है उनको कंज्यूम करके ग्रो करता है। उसके बाद में जब उनकी कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है तो बाहर की सारी जो लेयर होती है, चाहे टैपिटम है, चाहे मिडल लेयर है, चाहे एंडोथीशियम, वो सारी की सारी ड्राई हो चुकी होती हैं। और उस कंडीशन में होता क्या है कि वो एंडोथीशियम ड्राई होने के बाद में श्रिंक होती है, श्रिंक होने के बाद में अंदर की तरफ खिंचती है वो, और स्टोमियम रीजन रप्चर हो जाता है। और कंप्लीट जो एक साइड के एंथर की, सपोज दिस इज एंथर, और इसमें ये जो दो लोब थी मैंने ये पहले डिस्कस किया था, ये कंप्लीट दो लोब क्या हो जाते हैं, एक ही थीका बन जाते हैं। और इसीलिए इन रियलिटी नाउ दिस एंथर इज इन डायथीकस कंडीशन, और इसीलिए इस कंडीशन को हम इसकी डायथीकस कंडीशन बोलते हैं। और इस कंडीशन में ड्राई होने के बाद में जो ये वाला रीजन है कंप्लीटली कनकेव हो जाता है और यहाँ से पोलन ग्रेन रप्चर हो जाते हैं। मैंने ये डिस्कस किया था आपको कि पोलिनेशन से पहले जो पोलन ग्रेन में कंडीशन होती है वो कौन सी होती है। स्टार्टिंग में जो पोलन ग्रेन बनता है वो टेट्राड कंडीशन में बनता है। इसका मतलब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पोलन ग्रेन मदर सेल है वो कैसी थी, 2n थी। तो इसके अंदर जब मियोसिस होगी तो इसमें 4 सेल बनेंगी ये वाली, और इसको हमने बोला था टेट्राड। मैंने ये बताया था टेट्राड इज मे बी टेट्राहेड्रल, इट मे बी आइसोबाइलेटरल, इट मे बी डिकसेड शेप, इट मे बी द टी और लीनियर शेप, है ना। तो ये जो टेट्राड है, क्योंकि इसके बीच में कैलोज लेयर होती है तो सेपरेट हो जाते हैं, तो इसका मतलब 1 mmc सेल से कितने पोलन ग्रेन बन रहे हैं, 4। और ये जो सिंगल सेल वाला पोलन ग्रेन है, अब मैं इसमें एक बता रही हूँ आपको, हालांकि 4 बने हैं, तो इसमें एक जो पोलन ग्रेन है इसके साथ आगे अब क्या होने वाला है, पोलिनेशन से पहले जो इसका एक सिंगल न्यूक्लियाई है वो पहले ग्रो करेगा साइज में, और उसके बाद में इसका न्यूक्लियस माइटोटिकली 2 में डिवाइड हो जाएगा। और जो डिवीजन होगी वो सिंपल माइटोटिक होगी, जिसमें एक छोटा न्यूक्लियस बनता है जो कोने में लग जाता है, उसको बोलते हैं स्मॉल जनरेटिव सेल। क्लियर? कोने में लगने के बाद में वो अपने बाहर एक कैलोज लेयर बना लेता है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे डिस्कस करूं, एक ये जो छोटा न्यूक्लियस था इससे 2 न्यूक्लियस बन गए हैं। एक छोटा है, मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी इसलिए मैं पहले शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। छोटा जो न्यूक्लियस बन रहा है वो अपने बाहर एक कैलोज लेयर बना लेता है, तो एक ही सेल के अंदर 2 घर बन गए हैं अलग अलग, तो इसलिए हम इसको सेल नाम दे रहे हैं। तो दिस वन इज द स्मॉल जनरेटिव सेल, और जो दूसरी बनती है वो बनती है लार्ज वेजिटेटिव सेल, या इसको ट्यूब सेल भी हम बोलते हैं। क्लियर? ओके, और ये जो कंडीशन है अब इस कंडीशन को हम बोलते हैं, और ये जो डेवलपमेंट हो रही है ये अभी उसी थीकस के अंदर हो रही है। इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज प्रिकॉशियस डेवलपमेंट बिकॉज इट टेक प्लेस विद इन द थीके या विद इन द एंथर, एंड दिस इज इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। क्लियर? और ये जो है दिस इज रेडी फॉर द पॉलिनेशन। तो अब क्या होगा, जैसे ही डिस्पर्सल होगा तो वेरियस मेथड ऑफ पोलिनेशन से, इट मे बी बर्ड्स, इट मे बी विंड्स, इट मे बी एनी टाइप ऑफ द एयर एंड एक्सेट्रा,
तो उसकी वजह से ये अपने दूसरे पार्टनर के पास वहां पे पहुंचता है। इट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर of the same plant or either different plant, it is known as the pollination। तो इसका मतलब इस कंडीशन के बाद में पोलिनेशन हो जाएगा। तो इस कंडीशन को मैं यहाँ पे ये दिखा रखा है ना। और जैसे ही पोलिनेशन हो जाएगा तो पोलिनेशन में क्या होगा, सपोज दिस इज द स्टिग्मा ऑफ आइदर द सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर। तो जैसे ये स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है तो इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं। तो जैसे ही पहुंचता है तो सबसे पहले ये स्टिग्मा चेक करता है कि क्या ये मेरे ही फैमिली का पोलन ग्रेन है या किसी दूसरी फैमिली का आ गया है। तो इसके बाद में ये दोनों आपस में कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं और कंपैटिबिलिटी को चेक किया जाता है। कंपैटिबिलिटी को भी हम डिस्कस करेंगे, स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक कंपैटिबिलिटी। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव सोचते हैं और हम ये मानते हैं कि ये जो पोलन ग्रेन है ये इसी फैमिली का है जिसका ये स्टिग्मा है, तो कंपैटिबिलिटी यहाँ पे हो जाएगी और पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिफरेंट का है तो दोनों के आपस में जो एंजाइम है वो मैच ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन डिस्कार्ड कर दिया जाता है, यहाँ से ये दोबारा गिर जाता है और यहाँ पे इसकी आगे डेवलपमेंट नहीं होती है। ओके, तो हम मान रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग लेके चल रहे हैं कि पोलिनेशन हो चुका है, तो पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट क्या क्या है, क्लियर। तो सबसे पहले क्या होता है, द पोलन ग्रेन रीच टू द कार्पल ऑफ द सेम और आइदर द डिफरेंट फ्लावर। ओके, तो इसको हमने बोल दिया इट्स द पोलिनेशन। उसके बाद में क्या होगा कि ये जो पोलन ग्रेन है ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा स्टिग्मा से, अगर ये कंपैटिबल है तो, और उसके बाद में इसमें स्वेलिंग हो जाएगी, ये ग्रो हो जाएगा वाटर को एब्जॉर्ब करके। और जैसे ही ये वाटर एब्जॉर्ब करता है तो उस ड्यूरेशन में इनके आपस में वॉल हेल्डिंग रिकॉग्निशन फैक्टर जो है वो मैच होते हैं, बोथ स्टिग्मा एज वेल एज द पोलन ग्रेन। ठीक है, तो they release the wall holding recognition factor with each other for the compatibility। हम ये मानते हैं कि आफ्टर म्यूचुअल रिकॉग्निशन की उनका हो गया है तो क्या होगा, वेजिटेटिव या ट्यूब सेल जो है, जो दूसरा बड़ा था, वो एनलार्ज हो जाता है एंड कम आउट इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। मैंने पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में बताया था कि पोलन ग्रेन की बाहर स्ट्रक्चर जो लेयर होती है उसको हम एक्साइन बोलते हैं और अंदर उसके एंटाइन होती है। भाई एक्साइन बहुत हार्ड होती है, बहुत ही अलग अलग लेयर होती है उसमें। जैसे एक्साइन को हमने एक्ट एक्साइन एंड एक्साइन में डिस्कस किया था, फिर एक्ट एक्साइन को फिर फर्दर 3 पार्ट्स में डिस्कस किया था। टेक्टम लेयर है, बैक्यूलेट लेयर एंड द फुट लेयर है। तो इसका मतलब आउटर मोस्ट में जो एक्साइन है वो एक्साइन काफी डेवलप्ड है, लेकिन एंटाइन सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह स्ट्रक्चर होती है, आप ये मान सकते हो। तो लेकिन कुछ कुछ एरिया ऐसा होता है जहां पे एक्साइन नहीं होती, तो उस एरिया को हम बोलते हैं जर्म पोर या जर्मिनल फरो। मैंने ये बताया था कि जो डाइकोट्स होते हैं उसमें 3 जगह एक्साइन एब्सेंट होती है, तो वो पोलन ग्रेन को बोला जाता है ट्राइकोलपेट पोलन ग्रेन। क्लियर। तो क्या होगा, जैसे ही ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तो जहां पर जर्म पोर नहीं है, जहां पे जर्म पोर है, इसका मतलब जहां पे एक्साइन नहीं है, तो वहां से क्या होगा, ये इंटाइन अंदर से ग्रो करना स्टार्ट कर देगी और पोलन ट्यूब बना लेगी। लेकिन इस पोलन ट्यूब को आगे ग्रोथ करने के लिए भी फूड चाहिए, क्योंकि ये ऐसे तो नहीं है कि रबड़ की तरह हम खींच देंगे। सपोज कीजिए हम स्किन को नहीं खींच सकते, तो वो पोलन ट्यूब कैसे बनेगी, तो इसका मतलब कोई ना कोई न्यूट्रिएंट मिल रहा होगा तभी वो ग्रो करेगी। तो इसका मतलब वो न्यूट्रिएंट कहाँ से लेगी, वो बाहर से उस दूसरे फ्लावर के पार्ट से लेगा, वो पास से तो लेके नहीं आया है। लेकिन पास तो उसके मशीनरी है बनाने की, और वो क्या है, न्यूक्लियस। और वो न्यूक्लियस कौन सा है, एंड दिस इज द ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल जिसमें न्यूक्लियस है। तो वो क्या करता है, ट्यूब सेल न्यूक्लियस सेल बाहर से अमीनो एसिड स्टार्च वगैरह लेता है और अपने अंदर खुद की प्रोटीन बना के और पोलन ट्यूब को बनाता रहता है। क्लियर। तो जो पोलन ट्यूब बनती है उसके टिप के ऊपर क्या रहता है, ट्यूब सेल रहता है, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब लंबी 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 होती रहती है और नीचे कहाँ तक पहुंच जाती है, जहां पे उसकी स्टिग्मा खत्म हो जाती है, स्टाइल जहां पे खत्म हो जाती है, दिस वन। तो इसका मतलब जब इसकी पोलन ट्यूब बनेगी
तो ये कहाँ तक जाएगा, जब इसके अंदर ओवरी के अंदर एग अपरेटस आ जाएगा। क्लियर। और इसमें ऐसा क्या है कि वो बिल्कुल ऐसे कि पाइप की तरह है या स्टिग्मा ऐसे तो नहीं, उसमें छेद था ऑलरेडी, वहीं से पोलन ट्यूब चली जाएगी। तो इसका मतलब स्टिग्मा जो क्लोज था, कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए, कोई हथियार चाहिए जिसकी वजह से स्टिग्मा को काटे और उसकी वजह से फिर अंदर क्या चला जाए, वो पोलन ट्यूब मर्ज हो जाए। तो इसके लिए जो पोलन ट्यूब होती है, उस पोलन ट्यूब के पास होते हैं हाइड्रोलिटिक एंड पेक्टिनेजेस एंजाइम, क्योंकि जो प्लांट सेल है उसकी सेल वॉल में पेक्टिन मिलता है, इसलिए पेक्टिनेजेस एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जिसकी वजह से वो स्टिग्मा को काट देता है और पोलन ट्यूब काटते हुए अंदर की तरफ जाती रहती है। क्लियर भाई। और जो पोलन ट्यूब है, उस पोलन ट्यूब के पास अभी तक दो ही न्यूक्लियस थे, है ना, एक तो जनरेटिव सेल और दूसरा ट्यूब सेल। अब क्या होगा, जो जनरेटिव सेल है, जो जनरेट करने वाला है नेक्स्ट जनरेशन को, वो डिवाइड हो जाएगा दो न्यूक्लियाई के अंदर, दो मेल गैमेट के अंदर। ये जो ट्यूब सेल है ना, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है या वेजिटेटिव है, ये तो बेचारा हेल्प करने के लिए है, ये बेचारा ग्रोथ करवाने के लिए है, ये तो सिर्फ फूड बना रहा है। लेकिन जो रियल में फर्टिलाइजेशन करता है, जो रियल में नेक्स्ट जनरेशन लाएगा प्लांट की, वो दो मेल गैमेट होते हैं। क्लियर भाई। ओके तो इस ड्यूरेशन में जब पोलन ट्यूब बन रही होती है, तो वो जो दो मेल, जो एक जनरेटिव सेल था या न्यूक्लियस था, वो डिवाइड हो जाएगा दो मेल गैमेट में। मैं ये बता दूं कि 60% प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर 2 सेल्ड कंडीशन में पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, ये वाले जो मैंने अभी डिस्कस किया था। लेकिन ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनका पोलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज में क्या होता है, वो रिलीज होता है। तो आइदर इट इज मे बी 2 सेल्ड पोलन ग्रेन और आइदर इट इज मे बी 3 सेल्ड। जो 3 सेल्ड होता है वो 40% एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर। तो हम तो यहाँ पे 2 सेल्ड ही मान के चल रहे हैं कि जब पोलन ट्यूब बन रही है तो पोलन ट्यूब के ड्यूरेशन में जनरेटिव जो सेल है वो डिवाइड होकर के दो मेल गैमेट बनाने वाला है। क्लियर। ओके अब देखिए, अब इस डायग्राम में देखते हैं हम यहाँ पे डिटेल में। ये वाली कंडीशन दिख रही है आपको, ये कंडीशन है, अभी ये जस्ट बन के आया है एमएमसी सेल के टेट्राड स्टेज से। इसका मतलब जो एमएमसी सेल थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसने मियोसिस किया और मियोसिस से टेट्राड बन गया। और क्योंकि टेट्राड के बीच में कैलोज वॉल होती है तो ये सेपरेट हो गए, जैसे मैंने यहाँ बताया था। और सेपरेट होने के बाद में अब ये ग्रो कर रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियस अभी इसमें एक ही है। ये बाहर से दिख रहा है, इसमें एक्साइन है, अंदर एंटाइन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये जंपोर दिखा रखा है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज ये ग्रो करेगा, ये थोड़ा सा अब स्मार्ट बनने वाला है। और इसके अंदर जो एक्साइन है, एक्साइन ऑलरेडी कंटेन द जंपोर। और अब इसके साइटोप्लाज्म में क्या होगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा दो न्यूक्लियाई में। पहला क्या है, ट्यूब या वेजिटेटिव सेल, और दूसरा है जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल जो है वो बड़ा स्मार्ट है, ये कोने में बैठा रहता है चुपचाप। उसको पता है कि ट्यूब सेल को सारा काम करना है, वो कर रहा है, वो मेरे लिए कर रहा है। लेकिन जो जनरेटिव सेल है लास्ट में क्या करता है, लास्ट में अपने 2 बच्चे दे देता है ना, कि ये लो अब इनको पालो। और ये 2 क्या है, मेल गैमेट है, और ये मेल गैमेट आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो ये बेचारा ट्यूब सेल क्या करेगा, ये पागल है, ये जैसे ही डिवाइड हुए, इस जनरेटिव सेल ने अपना एक छोटा सा कमरा बना लिया और अपने बाहर एक कैलोज वॉल बना ली। ये कैलोज वॉल क्या कर रही है, इस ट्यूब सेल को इस जनरेटिव सेल से अलग कर रही है। दिखने में तो ट्यूब सेल बड़ी दिख रही है ये वाली, कि इस न्यूक्लियस का दायरा ज्यादा है, और दिखने में जनरेटिव सेल कोने में बैठा है चुपचाप, ब्लू कलर वाला, है ना। और ट्यूब सेल ने क्या किया, काम किया, इतना काम किया, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन बना दिया और फूड को स्टोर कर दिया इन वैक्यूल के अंदर। इसने वैक्यूल भी बना दिए, घर में स्टोर हाउस बना दिए, जिसके अंदर स्टार्च, जिसके अंदर अनसैचुरेटेड ऑयल, जिसके अंदर फूड रिजर्व है ना। ये सोच रहा है कि अभी सारा एरिया मेरा है और मैं यहाँ पे आराम से बैठूंगा। अब क्या होगा, ये जनरेटिव सेल जो है ये एक्शन में आएगा। ये जनरेटिव सेल बड़ा होना स्टार्ट हो गया, और बड़े होने का मतलब क्या है कि इसको पता चल गया है कि जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पहुंच गया है, स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया है।
अब इसने बड़ा स्मार्ट काम किया, छोटा सा जो कमरा था उसकी दीवार तोड़ दी और इसने अपना एरिया बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और ये जो जनरेटिव सेल है अब ये बड़ा हो गया है। इसने इसके लिए ऑलरेडी सारा काम सेट ही कर रखा है, इसने बहुत सारा फूड बना के रख रखा है, ये बेचारा जितना था उतना का उतना ही है। अब क्या होगा, अब इस कंडीशन में इसको पता चल गया कि पोलन ग्रेन पहुंच चुका है स्टिग्मा पे और स्टिग्मा ने भी उसको पहचान लिया है, हेलो तुम मेरे ही फैमिली के, आ जाओ पोलन ट्यूब बना लो। अब क्या करेगा, जो इंटाइन थी जहां पे एक्साइन नहीं होती, मतलब जहां जर्म पोर होता है वहां से इंटाइन निकलेगी और इंटाइन क्या बना देगी, पोलन ट्यूब बना देगी। और इस पोलन ट्यूब के जैसे जैसे पोलन ट्यूब जा रही है उसके आगे आगे भाग रहा है ट्यूब सेल, क्योंकि उस ट्यूब सेल को पता है कि मैं ही राजा हूं, सब कुछ मेरे पास है, घर में सारा स्टोर किया हुआ मेरा है ना। ट्यूब सेल आगे भागा जा रहा है और वो ग्रोथ करवा रहा है पोलन ट्यूब की, क्योंकि उसकी आदत है ज्यादा काम करने की, उसने पहले भी इतना सारा फूड स्टोर किया तो अब भी वो फूड ही बना रहा है, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब बनती 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 जा रही है। क्लियर। लेकिन उसके पीछे जो जनरेटिव सेल है वो इतने में अपना छुपा रुस्तम निकलता है और अपना गेम खेल जाता है। और जनरेटिव सेल क्या करता है, अपने दो छोटे पार्ट कर देता है, दो मेल गैमेट बना देता है छोटे, और रियल में ये मेल गैमेट ही आगे जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे ट्यूब। और जैसे ये बनते हैं बेचारा ट्यूब सेल निराश हो जाता है, ये कहता है कि इतना काम किया मैंने, इतना फूड बनाया, इतने घर को बढ़ाया, पोलन ट्यूब बनाई, अब मेरा कोई काम नहीं है। तो निराश होकर पोलन ट्यूब जो ट्यूब सेल है वो बेचारा डाई हो जाता है, वेजिटेटिव या ट्यूब सेल, और रहते हैं सिर्फ और सिर्फ मेल गैमेट, और मेल गैमेट ही जाकर के फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्लियर। तो ये पोलन ट्यूब ऐसे बन जाती है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बुक में भी देख लीजिएगा, ध्यान नहीं दिख रहा, इसमें एक्साइन दिख रही है आपको, लेकिन एक्साइन जहां नहीं है मतलब जर्म पोर है वहां से इंटाइन लंबी निकली हुई है और क्या बनाया हुआ है, पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्टार्टिंग में होती है ग्रोथ कैप, ठीक है, या उसको ब्लॉक ग्रोथ भी बोलते हैं, जिसमें आगे सिर्फ और सिर्फ नया बनने वाला साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद में दूसरा होता है इसमें न्यूक्लियस जोन, जिसमें आगे बैठा होता है ट्यूब सेल और ट्यूब सेल के पीछे होते हैं 2 मेल गैमेट जनरेटिव सेल के बनाए हुए। उसके पीछे थर्ड जो होता है वो होता है वैक्यूलाइजेशन जोन, जो पुराना फूड था इनके पास वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे लिए हुए है, और आसपास में रहते हैं कैलोज प्लग। ये जो कैलोज प्लग है ये बताते हैं कि इधर से इधर वाला पुराना मटेरियल है, पुराना खाना है, और कैलोज प्लग के इधर जहां न्यूक्लियस है वहां नया खाना बन रहा है बाहर के उस स्टिग्मा स्टाइल से लेकर के। कैलोज प्लग डिफरेंशिएट द साइटोप्लाज्म इनटू द न्यूअर मटेरियल एंड द ओल्डर मटेरियल। क्लियर भाई। तो ट्यूब जो सेल है उसके हमने 3 पार्ट किए हैं, ग्रोथ जोन है, ग्रोथ कैप है, उसके बाद में न्यूक्लियर जोन है जिसमें ट्यूब सेल और मेल गैमेट होते हैं, और फिर वैक्यूलाइजेशन जोन होता है जिसमें स्टोर्ड फूड होता है वैक्यूल में, एंड कैलोज प्लग होते हैं। क्लियर भाई। और ये पोलन ट्यूब ग्रोथ होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, कहाँ तक, जहां तक इसको एग एपरेटस नहीं मिलता नीचे, और जैसे ही एग एपरेटस मिलता है ये जाकर के उसको रप्चर करके उसके अंदर फर्टिलाइजेशन कर देता है। दोनों के दोनों मेल गैमेट जो है एक एग एपरेटस से फर्टिलाइज करता है और एक पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइजेशन कर लेता है। क्लियर बेटा। तो ये वाला चैप्टर जो है, इस चैप्टर का जो ये प्रोसेस था कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।